अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और अब तक के तमाम टॉपिक्स जो कि हम कवर कर चुके हैं उसकी मेजर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू कस्टम ड्यूटीज़ एंड फ्रेट फॉरवर्डर्स। उसका एक जनरल ओवरव्यू आपको मैं देना चाहती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि लास्ट टाइम हमने जो सी शिपमेंट्स पर या हम लोगों ने डिफरेंट शिपमेंट्स के डिफरेंट पॉलिसीज़ और रूल्स पर बात की थी। So right now, we are just uh, we are just on the topic where we will discuss about the custom duties and freight forwarders. It is important because जब हम सी शिपमेंट्स की तरफ जाते हैं तो ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। ठीक है। सी शिपमेंट्स को डिटेल में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और उसके बाद मैं इसकी जो उसके ऊपर जो एक्चुअली कस्टम ड्यूटीज अप्लाई होती हैं या फिर जब चाइना से हम प्रोडक्ट्स को उठा के अमेरिका भेजते हैं, इन केस अगर आप पाकिस्तान से भी वर्क करते हैं तो आपके लिए उसको एक्सपोर्ट के जो रूल्स हैं वो पाकिस्तानी रूल्स अप्लाई होंगे और अगर आप उसको यूएसए में शिप कर रहे हैं तो उस पर आप यूएसए के रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जर्नल ओवरव्यू क्योंकि हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग जो एक मॉडल के तौर पर मार्केट प्लेस लेते हैं दैट इज यूएसए मार्केट प्लेस बिकॉज इट इज़ अ जर्नल एंड अ बेसिक मार्केट प्लेस। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम इसको इन सब रूल्स को जिस भी मार्केट प्लेस में हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं जानते तो सर्च करके उसको जानेंगे, उस पर स्टडी करेंगे और देन उसको अप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं और मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है एज अ रिसोर्स डॉक्यूमेंट मैं टीम के साथ शेयर कर दूंगी। वो आपके लिए इसको शेयर कर देंगे। इट्स जस्ट अ रिसोर्स पार्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज समटाइम एक चीज़ मैं बताती हूँ या समझाती हूँ तो सुनने से ज़्यादा कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो सुनने से ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में जब आप उसको रीड करते हैं तो उसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। अब ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें एक्चुअली लॉज और उसकी कुछ टर्म्स है जो कि मैंने उसको मेंशन कर दिया है। तो जब आप इसको रीड करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एंड पॉलिसीज। ठीक है। तो सबसे पहले हम कस्टम टैक्सेस होते हैं। ठीक है। हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। हम सी शिपमेंट्स को पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्यों सी शिपमेंट यूज होती है, उसके क्या रूल्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या उसके ऑपरेशंस हैं। देन वी आर वर्किंग कि हम उसके अंदर जब एक हम प्रोडक्ट को शिप कर देते हैं या हम सोर्सिंग के बाद चाइना से प्रोडक्ट को यूएसए शिप करवा देते हैं तो उसके वहाँ पर कुछ कस्टम टैक्सेस कुछ कस्टम ड्यूटीज उस पर अप्लाई होती हैं। ठीक है। प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग प्राइस। ठीक है। समटाइम शिपिंग कॉस्ट भी उसमें ऐड होती है, कस्टम टैक्सेस एंड फी उसमें ऐड होती है और कुछ और एडिशनल फीस उसमें ऐड हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है जब वो सोर्सिंग के प्रोसेस में आती है शिपमेंट के थ्रू जब यूएसए पहुंचेगी तो उसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कॉस्ट उस पर अप्लाई होगी। ठीक है। तो उसमें हम लोग इसमें ये ही डिफरेंट तरह के टैक्सेस आ जाते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट और पैकेजिंग प्राइस जो है वो आपको चाइना में ही मैनेज करनी होती है। शिपिंग प्राइस जो कि आपको वहाँ से यूएसए पहुँचाने तक ये प्राइस आपको कैलकुलेट करना होती है। उसके बाद कस्टम टैक्सेस और डिफरेंट फ़ी अगर उस पर कोई फ़ी अप्लाई हो रही है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिस पे किसी स्पेसिफिक कंट्री में कोई पॉलिसी है या उस पे कोई फ़ी है, कोई प्रॉपर टैक्स है, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे कोई ड्यूटी ज़्यादा होती है या ड्यूटी होती है, तो आपको उसको पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना है शिप करने से पहले कि आपके एक प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट एक एचएस कोड होता है। वो कोड यानी ग्लोबल लेवल पर हर प्रोडक्ट या हर चीज़ जो कि आप शिप करवाते हैं ट्रेड के लिए मतलब उसकी एक पॉलिसी होती है कि हर प्रोडक्ट को वर्ल्ड लेवल पर एक कोड दिया गया है। ठीक है। ताकि ट्रेड में यूज़ हो सके। तो जो भी प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का आप सर्च कर लें कि क्या एचएस कोड है उसका, क्या कोड जो है जो ग्लोबल लेवल पे यूज होता है। फिर उसको आप थोड़ा ये रिसर्च करेंगे कि उस कोड और उस प्रोडक्ट पर
कोई स्पेसिफिक ड्यूटी, कोई फी या कोई इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस तो अप्लाई नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो आप उन चीज़ों को अवॉइड भी करेंगे, लाइक रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई ना होनी चाहिए, वरना कस्टम ड्यूटीज और फी मे बी समटाइम यू कैन मैनेज विद, बट उस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है। इसके अलावा कोई एडिशनल फी भी ऐड हो सकती है, ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें। ये सब कुछ रूल्स, पॉलिसीज और लीगल मैटर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये सारा चीज़ें मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रही हूँ कि जब आप शिपमेंट करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से करेंगे, चाहे वो चाइना से करेंगे, ये सब चीज़ों से आपका वास्ता पड़ेगा। और इन सब चीज़ों से अगर आप गुजरे हुए हैं, आपने इनकी टर्म्स को यूज़ किया हुआ है और आप जानते हैं इसके बारे में, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन योर बिजनेस, ठीक है। Now we are talking about the cost of goods. A cost of goods may actually, what is this? Cost of goods consists of price you paid for product packaging, shipping, custom taxes, and any additional fee that you had when sourcing a product, such as, for example, inspections or designs or services. Custom fee occur only when you are importing a product in a country, or it is very important to be aware of custom taxes before you even start sourcing a product, simply because you want to be aware of the exact cost of goods. Now, sometimes custom fee can be less than 3% of shipment value, and in some cases it can be up to 20% of even more. अब यहाँ पर वही जो मैं आपसे बात कर रही थी उसको हमने कंक्लूड करके एक परसेंटेज साथ आपको बता दी है, ठीक है। कि ये सारी जो ऊपर हम लोग ज़िक्र करके आए हैं, ये सब चीज़ें आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड हो जाती हैं, ठीक है? और कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है उसके उसके अकॉर्डिंग आप पर कस्टम टैक्स उसके बाद उस प्रोडक्ट पर कस्टम टैक्सेस और उसकी कंट्री के लीगल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कुछ अप्लाई होता है, तो वो उसमें आ जाता है, ठीक है? ऊपर की जो प्राइसेज़ हैं, वो हम ऐड करते हैं। तो फिर उसमें ये है कि सोर्सिंग से लेकर आपकी शिपमेंट तक और आपके वेयरहाउस तक पहुँचने तक ये सारी जितनी भी कॉस्ट होती है, ये सारी हम ऐड करते हैं अपने एक्सपेंस में, ठीक है? और देन आई जस्ट शेयर विद यू लाइक ये सारी कॉस्ट में इट टोटली डिपेंड्स ऑन समटाइम सिचुएशन, समटाइम समटाइम कंट्री। तो ये हमने उस कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग और समटाइम एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी मैटर करता है, ठीक है? So, custom fee or custom duties, it totally depends on the country legal matters. Sometimes it can be less than 3%, ठीक है? मतलब आपकी जो भी वैल्यू है, आपकी जो भी, क्योंकि जो कस्टम फीस और ड्यूटीज होती है ना, ये आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट उस पर अप्लाई होती है। It is less than 3% of shipment value, and maybe sometime it can be up to 20% of your shipment values, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा कि जब आप सोर्सिंग करते हैं और आपने उसको सेंड करना है, तो आपको ये चीज़ें पहले कैलकुलेट सारी कर लेनी है। आपको ये सारी कैलकुलेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये सारे आपके एक्सपेंस हैं, प्रोडक्ट और पैकेजिंग की प्राइस है, अगर कोई इंस्पेक्शन कराई है उसकी क्या प्राइस है, शिपिंग की क्या कॉस्ट आपको पड़ी है, उसके बाद शिपिंग के वहाँ पहुँचने के बाद क्या कस्टम टैक्सेस, क्या ड्यूटीज़ आप पर अप्लाई हुई हैं, और अगर कोई एडिशनल फ़ी है वो भी आपने ऐड करनी है। तो ये सारी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड होगी, आपके टोटल एक्सपेंस होंगे, ठीक है? और उसके इसके बाद आपने अपनी जो एक प्राइस होती है, यानी आपकी जो परचेज़ प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रोडक्ट है, यानी आपने जो टोटल माल भेजा है या जो टोटल आपने इन्वेंटरी भेजी है, इसकी टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी परसेंटेज वहाँ के रूल के अकॉर्डिंग है, उस पर अप्लाई होती है। आपकी अगर प्रोडक्ट जो है, आपका जो कंप्लीट इन्वेंटरी है, उसकी जो वर्थ होगी, उसकी जो वैल्यू होगी, मे बी आप उस ड्यूटी उस पर समटाइम 3% हो या अप टू 20%, ठीक है? तो इट टोटली डिपेंड्स। अब आपने क्या करना है कि आपने फिर ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस कंट्री में आप भेज रहे हैं, उस कंट्री के अंदर आपको आपकी क्या कस्टम ड्यूटीज पड़ेंगी, क्या कस्टम फी अप्लाई होगी, तो उसकी कैलकुलेशन आप अपनी प्रोडक्ट की टोटल वर्थ, जो भी वर्थ आप वहाँ मेंशन करेंगे, उस टोटल वर्थ के ऊपर आपको वो लगेगी। इन केस अगर 5% लग रही है, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे अपनी टोटल टोटल जो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ शिपमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। सो उसके बाद आई जस्ट
आई जस्ट शेयरिंग द क्राइटेरिया कि अगर आप कोई फ्रेट फॉरवर्डर हायर करते हैं, बिकॉज आप यूएसए में नहीं है, आप ऑपरेशंस को खुद मैनेज नहीं कर सकते, तो देन यू हायर अ फ्रेट फॉरवर्डर। तो उसमें आप क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। यू है अब, क्योंकि अभी ऊपर जो मैंने सारी चीजें बताई हैं, ये कॉस्ट का एक एनालिसिस आपको दे दिया है। अब फॉर एग्जांपल आपकी शिपमेंट वहां पहुंच गई है, तो आपको कोई फ्रेट फॉरवर्डर चाहिए जो कि वहां से पोर्ट से उठा के आपकी प्रोडक्ट को आपके वेयर हाउस तक पहुंचा दे, या समथिंग लाइक दिस। मे बी वो डायरेक्ट करते हैं या कोई थर्ड पार्टी बीच में आती है, इट टोटली डिपेंड्स। सो यू हैव टू पुट ऑल द टाइम एंड मनी इनटू फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि आपको अपनी प्रोडक्ट, वही जो अभी मैंने बात की कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएंगी, और इन सब चीज़ों को आप ड्यूरिंग रिसर्च ही चेक करते जाएंगे। तो मैंने अभी जो बात की कि आपके जब एच एस कोड आपको पता चल जाए, तो उस पर आप चेक कर लें कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई कोई रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई तो नहीं होती। वरना अगर कहीं आपकी प्रोडक्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हैं जिस कंट्री में आप भेज रहे हैं वहाँ पर, और आप जब उसको शिप करते हैं वो लोग वो चीज़ वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं अगर की जाएगी, तो आपकी वो सारी इन्वेंट्री वापस हो जाएगी, बजाय उसके फ़ायदा होने के आपको नुकसान होगा। ठीक है। You could get caught up in customs and you get paperwork done incorrectly. अगर आपने कोई प्रॉपर फ्रेट फॉरवर्डर हायर नहीं किया, ठीक है, तो आपको पेपर वर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें एरर हो सकते हैं, और उसमें एरर की वजह से आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है, आपको फाइन हो सकते हैं, या कोई और किसी भी तरह की पेनल्टी उस पर आ सकती है। Your goods could even get seized in if things are not done properly. Definitely अगर आपकी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज नहीं है, या अकॉर्डिंग टू लीगल मैटर्स के उस पर वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, या किसी भी तरह किसी रिस्ट्रिक्शंस में आती हैं, तो आपकी जो शिपमेंट है पूरी, वो सीज हो सकती है। सॉरी। व्हाट यू नीड टू चेक विद द फ्रेट फॉरवर्डर। अब हमने ये जिक्र तो कर दिया कि फ्रेट फॉरवर्डर को सही होना चाहिए, बट द थिंग इज कि आपके फ्रेट फॉरवर्डर में क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपने एनालिसिस करना है कि उसमें होनी चाहिए। मस्ट बी गुड कम्युनिकेशन विद द फ्रेट फॉरवर्डर, मतलब इजी टू कैरी हो या इजी टू कम्युनिकेट हो आपके साथ, क्योंकि आपने बहुत सारे लीगल मैटर्स को, डॉक्यूमेंटेशन को अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में लाना है। मेक श्योर दैट दे हैव डन एक्सपीरियंस विद अमेजोन। डेफिनेटली आपका बिजनेस अमेजोन से रिलेटेड है, आपने अमेजोन के साथ काम करना है। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस फ्रेट फॉरवर्डर को आप हायर कर रहे हैं उसको अमेजोन की रूल्स और पॉलिसीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है। Before and that they follow the rules and do everything properly. Like what happens if there's new tariffs and new stuff like that. It is something like कि अगर उसको पता होना चाहिए कि क्या लीगल मैटर्स हैं, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अगर कोई न्यू टैरिफ्स ऐड हुए हैं तो वो उसको अपडेटेड होना चाहिए। कोई लीगल मैटर्स में अपग्रेडेशन हुई है तो वो पर्सन कंप्लीटली अपग्रेडेड होना चाहिए, ताकि आपको कल को कोई मसला नहीं हो। तमाम रूल्स और पॉलिसीज उसको पता होनी चाहिए। ईच एंड एवरी रेगुलेशंस उसको उसको पता होनी चाहिए। दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस विद अमेजोन टू मेक श्योर देयर प्राइसेस प्रॉपर्ली टू हैंडल एनी प्रॉब्लम विद देम। ठीक है। क्योंकि जब आप कोई भी शिपमेंट करते हैं, उसकी वर्थ, उसकी प्राइस, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्रेट फॉरवर्डर, उसको पता हो कि अमेजोन की प्राइजेस किस तरह वर्क करती हैं, जो प्रोडक्ट आपने भेजी है उसकी प्राइजेस किस तरह से उस कंट्री के अंदर लीगल लॉस के अकॉर्डिंग किस तरह वर्क कर रही है, उस पर क्या टैक्सेस अप्लाई होते हैं, क्या कस्टम ड्यूटीज अप्लाई होती हैं, अमेजोन उसको किस तरह ऑपरेट करता है, ये सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। Do not use some shady person you find on a Facebook groups. आपको completely कोई आपको एक प्रॉपर हायर करना है किसी प्रॉपर कंपनी से। ठीक है। जब आप किसी प्रॉपर कंपनी से हायर करेंगे फ्रेट फॉरवर्डर, इट कैन बी अ ट्रस्टेबल। आपको किसी फेसबुक ग्रुप या इस तरह सोशल मीडिया से हायर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ एक और रिसोर्स फाइल शेयर कर दूंगी जिसमें कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। अगर आप कोई फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना चाहते हैं यूएसए में, तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड देयर सर्विसेज, और अगर आपको हायर करना है तो आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती हैं,
वो यही होता है कि अगर आपके फ्रेट फॉरवर्डर ठीक नहीं है, उनका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकते हैं। डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंटेशंस में एरर आते हैं। डिस्क्रिप्टिव प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, उसमें प्रॉब्लम होती है। यू नॉट एबल टू डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट प्रॉपरली। परफेक्ट डिस्क्राइबिंग द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट्स कमिंग इन, वही जैसे आपको प्रॉपर, क्योंकि अमेजोन पे काम करने के लिए आपको बहुत डिटेल में अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन भी और डिस्क्राइब करना होता है। ही शुड नो हाउ टू डिस्क्राइब द राइट कॉस्ट, ठीक है, और उसकी वर्थ क्या है, उसको ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कस्टम ड्यूटीज़ को कैलकुलेट करने में। अगर एक प्रोडक्ट की वर्थ वो नहीं जानता, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता, बिकॉज़ वो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम करेगा, उसको कस्टम ड्यूटीज़ की कैलकुलेशन का अंदाज़ा नहीं होगा। उसके बाद ये सब चीज़ें आप जब इनको इनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जाती है, इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग होती है, तो देन आप इस तरह के प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है? आपकी जो एक्यूरेट डिटेल है पैकेजिंग की, लेबलिंग की, उसके मुताबिक उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सो इन द एंड व्हाट इज़ द राइट वे, तो उसमें आपने पहले आप ये अंडरस्टैंडिंग कर लें कि कस्टम ड्यूटीज़ में क्या-क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स में क्या आएगा। कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो एक्चुअली वर्थ के ऊपर आपकी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पर आएँगी, तो वो आपने चेक कर लेना है कि किस स्पेसिफिक कंट्री में कितनी ड्यूटीज़ हैं, तो उसकी आप अपने इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू से उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी प्रोडक्ट की वर्थ $2000 है, ठीक है? आपकी सॉरी $20,000 टोटल वैल्यू है आपकी टोटल इन्वेंट्री की, ठीक है? इन केस उस पर 3% ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, तो फिर आप अपनी $20,000 वर्थ का 3% उनको पे करेंगे एज़ अ ड्यूटी, ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो आपने इन सब चीज़ों का, जब आप शिपमेंट में जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। आप चाहे चाइना से कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ों का, इन सब टर्म्स का पता होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, यू शुड नो दैट कि आपके एक्सपोर्ट रूल्स क्या हैं। उसके लिए मोस्टली क्या होता है कि जब अब आप पाकिस्तान से शिप करते हैं, तो आपके पास कंपनी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सेल्स टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक्सपोर्ट परमिट होना चाहिए, और जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, तो आपके जो लॉयर्स होते हैं, डेफिनेटली वो आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करते हैं। दैट इज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ठीक है? आप किसी भी कंट्री में काम करें, आपकी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगी, यही सब चीज़ें होंगी, बस आपने स्पेसिफिक कंट्री के अकॉर्डिंग उसके रूल्स और प्रोसेस को देखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ और फ्रेट फॉरवर्डर हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, डेफिनेटली इस चीज़ को हम लोग थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट और हम इस पे किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो है वो आपके सोर्सिंग के प्रोसेस के बीच में ही हो जाना चाहिए। आपकी ब्रांड का नेम क्या होना चाहिए? आपके लोगो डिज़ाइनिंग और आपकी वेबसाइट, ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी बिज़नेस रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्योंकि जब आप सोर्सिंग करते हैं, जब आप अमेज़न पे आएँगे, तो आपका एक प्रॉपर ब्रांड नेम होना चाहिए, बिज़नेस का नेम होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप एक बिज़नेस डॉक्यूमेंटेशन आप अमेज़न पे अप्लाई करते हैं। अमेज़न पे बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं, तो उसी बिज़नेस के अकॉर्डिंग आप अपने एक ब्रांड नेम क्रिएट डेफ़िनेटली करते हैं। इट इज़ जस्ट टू हेल्प यू कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ब्रांड नेम। आप जब सोर्सिंग भी करते हैं, तो अपनी प्रोडक्ट और पैकेजिंग के ऊपर आपको ब्रांडिंग करवाना पड़ती है, ठीक है? क्योंकि अब अमेज़न इन सब चीज़ों को चेक करता है एज़ अ पीएल। इसमें ऐसा है कि अमेज़न पर जब जाकर आप फर्स्ट टाइम लिस्टिंग करते हैं, आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट होता है, आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम लिस्टिंग कर रहे हैं। तो जब आप लिस्टिंग करने लगते हैं, तो अमेज़न आपको एक एरर दे देता है, और वो कहता है कि आप अगर ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो कि पहले सेल नहीं हो रही, और आप एक पीएल को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आर यू द ओनर ऑफ दैट ब्रांड? वो आपसे पूछेगा, और वो पूछेगा कि जो चीज़ आप लॉन्च करने जा रहे हैं,
क्या वो आप उसके ऑनर हैं या ये आपकी ब्रांड है, आप उसको बताते हैं, फिर आप वहाँ पर एक केस ओपन करते हैं और उनको बताते हैं कि यू कैन से कि फर्स्ट लिस्टिंग से पहले, ये यूएसए का तो बहुत बेसिक रूल है ये, कि फर्स्ट लिस्टिंग से पहले आपको अमेज़न उसको आपकी आपसे पूछता है, ठीक है? आपको लिस्टिंग नहीं करने दी जाती और आपसे पहले ये पूछा जाता है कि इज़ दैट ब्रांड इज़ इट्स योर ब्रांड्स? तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उनको ईमेल करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, मुझे इसकी परमिशन दी जाए। ये प्रोडक्ट मुझे लिस्ट करनी है। आप उसको अब जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर ब्रांड नेम प्रॉपर नज़र आना चाहिए। आपने अपनी यानी एक बनी हुई प्रोडक्ट को, क्योंकि अब आप जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जा रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का कुछ पार्ट क्लियर हो चुका है। तो अब आप अपने सप्लायर से कहेंगे कि वो आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर ले और आपको सेंड करे और डेफ़िनेटली उसके ऊपर आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। दैट्स व्हाई ब्रांडिंग इज़ इम्पोर्टेंट कि जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जाते हैं तो अमेज़न हमसे पूछता है कि आप इस ब्रांड के मालिक हैं? तो वो हमसे कहता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर लेकर हमें सेंड करें। अब वो ये नहीं कहेगा खुद कि उस प्रोडक्ट पे आपकी ब्रांडिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी उन्होंने क्या देखना है? उन्होंने ये देखना है कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम या किसी भी फ़ॉर्म में कोई ब्रांडिंग मौजूद है, जो कि ये बता सके कि आप जिस बिज़नेस के नाम से आ रहे हैं, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ आ रहे हैं। यू आर ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर और यू आर ऑथेंटिक सेलर। तो इसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ द लोगो और वही लोगो आप अपने मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट पर लगाते हैं। और फिर आप उन्हीं से बोलेंगे कि वो आपको पिक्चर सेंड कर दें, आप वही पिक्चर प्रोडक्ट लिस्टिंग से पहले अमेज़न को भेजेंगे और वो आपको फिर लिस्टिंग की परमिशन देंगे, वो वेरीफ़ाई करेंगे कि हाँ, ठीक है, अब आप लिस्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। और जैसे आपको परमिशन मिलती है, फिर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ आते हैं। फर्दर हम जब प्रोडक्ट लिस्टिंग के सीक्वेंस में जाएँगे, तो तब आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग को मज़ीद डिटेल में समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो डिस्कस किया गया है कि क्यों आपके लिए ब्रांड नेम इम्पोर्टेंट है, दैट वाज़ द रीज़न, ठीक है? अब ब्रांड नेम के लिए मैं कुछ रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट रिसोर्स, ठीक है? उसमें सबसे पहले आप ट्रेडमार्क डेटाबेस पे सर्च कर लें कि जो आप ब्रांड नेम रखने जा रहे हैं, उस पे कोई पहले से कोई ट्रेडमार्क या कोई वो पहले से कहीं मौजूद तो यूज़ तो नहीं किया जा रहा, ठीक है? उसके लिए हम लोग मैंने लिंक शेयर कर दिया है। यू कैन रीड दैट डॉक्यूमेंट, यू कैन डू सम रिसर्च अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेटेंट के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में क्या रूल्स और पॉलिसीज़ हैं और आपको एक रिसर्च से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप अगर एक ब्रांड बना रहे हैं, तो उसकी ट्रेडमार्क भी कल को आप करेंगे, तो उसकी रूल्स और पॉलिसीज़ क्या हैं? ब्रांड रजिस्ट्री आप कैसे करेंगे? तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है, वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने बिज़नेस को कल को जब प्रॉपर रजिस्टर करने जाते हैं, तो आपको किस-किस प्रोसेस से गुज़रना पड़ सकता है और उसको आप पहले भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो ब्रांड है, वो पहले से यूज़ में तो नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम लोग जो है आप जो है अगर आपने खुद नहीं कर पा रहे, तो मैं आपके साथ मतलब मैंने लिंक तो शेयर कर दिया बट यू कैन डू सम रिसर्च ऑल्सो। उसमें क्या है कि आप ब्रांड नेम जो है वो प्रॉपर्ली गिग बाय कर सकते हैं फाइवर से। दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज़ प्रॉपर्ली वो आपको ऑफ़र करते हैं, वो आपको एक ब्रांड नेम ढूँढ कर देंगे, ठीक है? जो कि जो जिस पर जो कोई पहले यूज़ नहीं कर रहा और इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पर ट्रेडमार्क भी करवा कर देंगे और उसके ऊपर वेबसाइट भी परचेज़ करके देंगे आपको, ठीक है? और अगर जस्ट आपको ब्रांड नेम के ऊपर काम करवाना है, आप वो भी करा सकते हैं, ठीक है? तो सम टाइम ऐसा होता है कि मोस्टली ऐसा है कि अगर आप फाइवर से गिग बाय कर रहे हैं, तो उसी के अंदर वो आपको ब्रांड नेम रजिस्ट्री भी देंगे क्योंकि उस हिसाब से वो कॉस्ट आपसे ले लेंगे। तो आपका जो भी ब्रांड नेम है, उसकी ट्रेडमार्क और उसकी वेबसाइट और वो सब उसकी लोगो, ये सब चीज़ें वो आपको साथ में प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ कॉस्टली लगता है, तो यू कैन डू बाय योर ओन। लोगो बनाने के लिए आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। कैनवा इट्स अ गुड टूल यू कैन यूज़ टू क्रिएट द कैनवा।
इट इज़ टोटली अप टू यू। आप लोगो किसी से को परचेज़ करके उससे बनवा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता। अगर आपको नहीं किसी को पे करना, तो देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप कैनवा को यूज़ करें। इट्स अ गुड प्लेटफ़ॉर्म उन लोगों के लिए जिनको नहीं आता। अब ये देखिए यहाँ पर लोगोस की ऑप्शन उन्होंने दी भी है। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपको डिफरेंट आइडियाज़ उन्होंने दिए हुए हैं। तो आप डिफरेंट आइडियाज़ को यूज़ करते हुए कोई नई नई या कोई क्रिएटिव चीज़ बना सकते हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली अगर आप नहीं स्पेंड करना चाहते मोर मनी, देन यू कैन यूज़ द कैनवा एंड यू कैन क्रिएट योर लोगो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? उसके बाद ब्रांडिंग के पार्ट में नेम हो गया, उसका लोगो हो गया, ठीक है? उसकी ट्रेडमार्क आपने चेक कर लेना है, फिर उस ताकि आपको फ्यूचर में कोई मसला ना हो। उसके उस इसके अलावा भी अगर आप ब्रांड से रिलेटेड कोई आई ब्रांड नेम अगर आपको रखना है, शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है, सम टाइम हमें ये जज करने में मसला आ रहा होता है कि हम अपनी ब्रांड का क्या नाम रखें। तो उसके लिए आप यहाँ से डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? देन उसके लिए ये यूआरएल मैंने शेयर कर दिया है। दीज़ आर अमेज़न टॉप ब्रांड्स। यू कैन गेट आइडिया कि अमेज़न पर जो लोग ब्रांड्स जो टॉप ब्रांड्स हैं, उनके नाम किस तरह के हैं? क्यों कैची हैं वो? क्यों फेमस है, ठीक है? इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ मैंने इसका भी लिंक शेयर कर दिया है, ये रिसोर्स फाइल मैं टीम के साथ शेयर कर दूँगी। आप इसको एलएमएस से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉपिफ़ाई का एक टूल है जिस पे आप जो है ब्रांड नेम सर्च कर सकते हैं या ब्रांड नेम जनरेटर इसको कहते हैं, जहाँ जो आपको हेल्प करेगा आपका ब्रांड नेम जनरेट करने में। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं एक्चुअली और डिफरेंट आइडियाज़ है टू क्रिएट योर ब्रांड नेम। और अगर आपको पहले से कोई आपने डिसाइड किया हुआ है कोई ब्रांड नेम, तो दैट्स रियली वेरी गुड, यू कैन यूज़ इट, ठीक है? इसके अलावा आप कोई भी क्रिएटिव नाम रखते हैं, यू कैन चेक द डिक्शनरी। समटाइम आप डिक्शनरी से डिफरेंट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को गेट करके उसको अपनी ब्रांड नेम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आई जस्ट शेयर द लिंक विद यू, ठीक है? और लोगो डिज़ाइन के लिए आप फाइवर से भी लोगों को हायर कर सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया कि आप कैनवा से कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ योर वेबसाइट रजिस्ट्रेशन, ठीक है? क्योंकि अमेज़न पर जब आप काम करेंगे, आपने एक ब्रांड बनना है। सो आपने ब्रांड का नाम रख लिया, उसका लोगो बना लिया, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग भी करवा ली, ठीक है? और ये सारे प्रोसेस आपके हो गए। ट्रेडमार्क भी आपने चेक कर लिया, ठीक है? नहीं है, करवाना है तो वो भी आपने प्रोसेस में ले आए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है आपकी वेबसाइट। जो भी बिज़नेस नेम नेम आप रजिस्टर करा रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप अगर एक वेबसाइट बनाते हैं, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू, ताकि कल को जब आप ब्रांड रजिस्ट्री कराते हैं, ट्रेडमार्क करवाते हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें मैटर होंगी। दे विल कंसिडर दैट ऑल ब्रांडिंग स्टफ फॉर यू, ठीक है? तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर अ डोमेन फॉर यू। 2 बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि आपको ऑफ़र करती हैं, अ, आप डोमेन वहाँ से परचेज़ करें और अपनी वेबसाइट डेवलप करें। चाहे बेशक बहुत बेसिक सी वेबसाइट डेवलपमेंट हो, जस्ट टू शो देम कि आप एक कॉर्पोरेट सिस्टम या आपको मैन्युफैक्चरर्स हैं या ये आपकी वेबसाइट है। बट कोशिश ये करें कि जो अगर आप सेलर हैं तो खुद को वहाँ पर मैन्युफैक्चरर या सेलर बताएँ या एट लीस्ट वहाँ पर आपकी एक बिज़नेस एक्जिस्टेंस होनी चाहिए उस वेबसाइट पर। क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में मॉनिटर भी होती हैं। समहाउ ये चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं, ठीक है? तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हैव अ वेबसाइट फॉर योर ब्रांड। और ब्रांड आप ऑब्वियसली जब आप अमेज़न पर जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ अर्सा तो आपको मिल जाता है कि ठीक है, आप जाएँ और प्रोडक्ट को सेल करें। लेकिन अमेज़न के ऊपर ब्रांड का रजिस्टर कराना, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर सेफ्टी, वरना आपकी जो लिस्टिंग है, वो हाईजैक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप फिर क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो फिर अमेज़न आपको सेफ हैंड देता है, आपको सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कोई हाईजैकिंग या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं और अमेज़न आपको उसमें सपोर्ट करता है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर बिज़नेस, ठीक है? और कल को अगर आप उस अपने बिज़नेस को सेल करते हैं, तो आपकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होंगे। अब वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आप लोगों के साथ 2 मेजर वेबसाइट्स शेयर कर दी हैं।
वन इज GoDaddy। आप GoDaddy से जाके अपनी परचेज कर सकते हैं, आपको डिफरेंट कूपन्स मिल सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करें, आप डिफरेंट कूपन्स बाय करें। जैसे आप यहाँ पर भी फॉर फर्स्ट ईयर $699, यानी आप जैसे ही आप कोई नया अकाउंट बनाते हैं या फर्स्ट टाइम उस अकाउंट से आप अगर डोमेन को बाय करते हैं तो मोस्टली जो कंपनीज हैं वो आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देती हैं। सेकेंड वन विच इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड दैट इज़ नेमचीप। नेमचीप की सर्विसेज अब GoDaddy से ज़्यादा अच्छी है। पर्सनली आई डोंट लाइक GoDaddy, बट नेमचीप की जो सर्विसेज है ये अच्छी है। आई रिकमेंड यू टू वर्क ऑन नेमचीप। यू कैन ट्राई द नेमचीप। आप नेमचीप से बाय कर सकते हैं। आप ये देखें यहाँ पर save 55% on .com today for small business month, only $3.98 विद प्रोमो कोड। अब उन्होंने प्रोमो कोड दिया हुआ है, ये ऑलमोस्ट एक साल के लिए आपको इस प्राइस पर वेबसाइट मिल रही है। ठीक है, वो आपको इस साइट पर वेबसाइट देंगे, इस प्राइस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, वो ऑलरेडी आपका जो कोड है वो ऐड हो जाएगा। कोई भी डोमेन है, जो भी आपका ब्रांड नेम है, कोई भी वो आप यहाँ सर्च करेंगे। ठीक है, और अगर वो उसकी साइट जो भी आप डोमेन लेना चाहते हैं, कोशिश ये करें कि .com मिले, लेकिन समहाउ अब मोस्टली ये होता है कि .com आपके मेन बिजनेस पर अवेलेबल नहीं होती, तो और भी बहुत सारे हैं, .net है, और बहुत सारी हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, उसको सर्च करेंगे, अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको परचेज करेंगे। ठीक है, आप रजिस्टर करें अकाउंट, अवेलेबिलिटी है तो उसको परचेज करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम फायजा खालिद की बात करते हैं, वैसे आई नो कि .com के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो ये आपको बता देंगे कि आपकी डोमेन अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल होगी तो भी आपको बता दिया जाएगा कि अवेलेबल है। इसके अलावा आपको सजेशंस भी दे दी जाएंगी। ठीक है, अब ये रजिस्टर हुई है 2020 में। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने फिर मुझे ऑप्शन बता दिए हैं कि आप .net में देख सकते हो, AI में देख सकते हो, ORG में देख सकते हो, जिसमें भी आपको बाय करना है जस्ट आप ऐड टू कार्ट करेंगे, उसको उस पर उसको परचेज करेंगे, अपनी डिटेल डालेंगे, अपनी पेमेंट डिटेल डालेंगे और उसको बाय कर लेंगे। ठीक है, सो आपका ये आपका प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश आप ये करें कि जैसे ही आपका ब्रांड नेम फाइनल होता है, उसके अगेंस्ट आप वेबसाइट को रजिस्टर कर लिया करें। ठीक है, बजाय इसके के बाद में फिर आपको जब आपका नाम लोगों के की ज़ुबान पर हो, या लोग आप अपने ब्रांड से मार्केट में आ जाएं, तो फिर आपको आपका नाम कोई और रजिस्टर कर ले तो वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ तक तो हम लोगों का ये क्लियर है। हम लोगों ने एयर शिपमेंट, देन सी शिपमेंट, देन डिफरेंट रूल्स एंड पॉलिसीज एंड ड्यूटीज और कॉस्ट ऑफ गुड्स, इन सब चीज़ों पे डिस्कस कर लिया। और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो थर्ड पार्टी सर्विसेज यानी फ्रेट फॉरवर्डर और कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज हमें लेनी पड़ती हैं, उनके मुताबिक हम लोगों ने किसी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है वो हमने देख लिया। और फिर ब्रांडिंग और वेबसाइट वाला पार्ट, ताकि हम लोग कल को जब प्रोडक्ट लिस्टिंग पर आए तो ये हमारी ब्रांडिंग वाली चीज़ें हमारी जब रेडी हो तो हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग में आसानी हो और फर्दर ब्रांड रजिस्ट्री में आसानी हो। ठीक है, नाउ फर्दर we will discuss on the next topic. Right now, I hope I just share in a very clear way and you understand the process. Thank you so much.